30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के वध के लिए नाथूराम गौडसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार था, लेकिन इस कृत्य की अमानवीय सजा पूरे चित्पावन ब्राह्मण समाज को भुगतनी पड़ी। विडंबना यह थी कि यह प्रतिशोध उन लोगों ने लिया जो खुद को अहिंसा के पुजारी गांधी जी का शिष्य कहते थे। महाराष्ट्र के कोने कोने में निर्दोष परिवारों के घर जलाए गए और ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया, मानो गौडसे का अपराध पूरे समुदाय का सामूहिक पाप हो। यह समाज के साथ घोर अन्याय था जिसने बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर और वासुदेव बलवंत फड़के जैसे नायकों के जरिए देश की स्वतंत्रता में अपना रक्त और बौद्धिक सामर्थ्य समर्पित कर दिया था। जिन हाथों ने विदेशी हुकूमत से लोहा लिया, उन्हीं के वंशजों को स्वतंत्र भारत की गलियों में अपनों के ही हाथों हिंसा का शिकार होना पड़ा था। 1984 तो सभी को याद रहा, लेकिन 1948 को स्वतंत्र भारत के लोग भूल गए। आज यह सवाल इतिहास के सीने में दफन है कि व्यक्तिगत अपराध का दंड एक गौरवशाली समुदाय के समूल विनाश के रूप में क्यों दिया गया? क्या राजनीति की आड़ में किया गया रक्तपात गांधीवाद के नाम पर सबसे बड़ा कलंक नहीं था? बेदार की डालो छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला हाउस में 3 गोलियां चली और अहिंसा के पुजारी गांधी जी का निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूबा था, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में यह शोक जल्दी ही एक भयानक हिंसा में बदलने वाला था। जब हत्यारे के रूप में नाथूराम गौडसे का नाम सामने आया तो उसकी पहचान एक चित्पावन ब्राह्मण के रूप में हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसे भारतीय इतिहास के पन्नों में अक्सर बहुत कम जगह दी गई। आज इसी पर मैं बात करूंगा कि 1948 के उस नरसंहार को कैसे भुला दिया गया। गांधी जी की हत्या के चंद घंटों के भीतर ही पुणे में तनाव फैल गया था। सड़कों पर भीड़ उतर आई थी। निशाना बने हुए लोग जो गौडसे की जाति से ताल्लुक रखते थे। पुणे जो चित्पावन ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता था, वहां घरों और संस्थानों को चिन्हित किया गया। यह हिंसा केवल पुणे तक सीमित नहीं रही, यह सतारा, सांगली, कोल्हापुर और नागपुर जैसे जिलों में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। यह हिंसा केवल भावनात्मक नहीं थी, बल्कि कई जगहों पर यह संगठित देखी गई। ब्राह्मणों की स्वामित्व वाले होटलों, प्रिंटिंग प्रेस और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जला दिया गया था। सतारा के गांव में स्थिति और भी खराब थी, जहां कई परिवारों को उनके पुश्तैनी घरों से बेदखल कर दिया गया था। इस हिंसा में कितने लोग मारे गए, सरकारी आंकड़े कुछ 100 तक सीमित रख देते हैं, यानी 100 या इतने तक ही बताते हैं, लेकिन कई शोधकर्ता और चश्मदीद गवाह इस संख्या को हजारों में बताते हैं, यानी हजारों की संख्या में चित्पावन ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया गया था। प्रसिद्ध पत्रकार मॉरीन पैटरसन के लेखों के अनुसार यह हिंसा ब्राह्मण बनिया प्रभुत्व के खिलाफ एक सामाजिक विस्फोट की तरह थी। विडंबना यह थी कि अहिंसा के नाम पर हिंसा की जा रही थी। उस समय की नेहरू सरकार और प्रांतीय सरकारों पर यह आरोप लगे कि उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए, और यह भीड़ थी कांग्रेसियों की। इस नरसंहार ने महाराष्ट्र के सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। बड़ी संख्या में चित्पावन ब्राह्मण ग्रामीण महाराष्ट्र छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में चले गए। बहुत ने तो महाराष्ट्र को ही हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। जो समुदाय तिलक और सावरकर जैसे नेताओं के समय राजनीति के केंद्र में था, वह अचानक हाशिए पर धकेल दिया गया था। इतिहास निष्पक्ष होना चाहिए। गांधी जी का हत्या एक जघन्य अपराध था, लेकिन उसकी सजा के रूप में एक पूरे समुदाय को सामूहिक हिंसा का शिकार बनाना भी तो न्यायोचित नहीं था। 1948 की यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि प्रतिशोध की राजनीति समाज को कितना गहरा घाव दे सकती है, और
ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी इस मामले पर न जांच बिठाई, न किसी दोषी, तो खासतौर पर जो कांग्रेसी थे उन दंडित भी नहीं किया था। तो यह थी महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों के नरसंहार की अनसुनी गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।